So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you are all doing well and preparing for your NDA examination as well as for your SSB. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया हमारा रिटर्न तो क्लियर हो जाएगा बट अब हमें एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पर हमें एसएसबी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हमने पहली बार रिटर्न दिया है और रिटर्न क्वालिफाई करने वाले हैं। इसीलिए हमें एसएसबी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि एसएसबी में क्या क्या होता है और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एसएसबी के लिए। क्या हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर हम घर बैठे ही प्रिपेयर कर सकते हैं एसएसबी के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें एक वीडियो चाहिए थी, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएसबी में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टास्क होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एसएसबी के बारे में। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एनडीए रिटर्न होने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है जिसे एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। एयरफोर्स में से एएफएसबी और नेवी में से एनएसबी कहते हैं। सो इन इंटरव्यू को अगर आपने क्लियर कर दिया, आप रिकमेंडेड हो जाते हैं जब 5th डे, तो आप फिर एनडीए ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर मेरिट एंड मेडिकल्स। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन वीडियोज़ में मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिन वीडियोज़ में मैं आपको एसएसबी के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि 5 दिन में क्या क्या होता है, उनके बारे में मैं अलग से सिंगल डिटेल्ड वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको उनके बारे में हर चीज़ पता लग जाए। सो इन वीडियोस को एंड तक देखना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायजूस एग्जाम प्रेप आपके लिए लेके आया है एक मेगा वर्कशॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कैसे कैसे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए, वेदर इट बी सीडीएस और एनडीए, किसी भी डिफेंस एग्जाम की एसएसबी हो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सो डू जॉइन दिस सेशन एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू एक जनरल इंटरव्यू होता है जो 5 दिनों के लिए चलता है, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब एनडीए के लिए गर्ल्स भी एलिजिबल हो गई हैं तो उनके लिए भी सेम 5 डे प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब ये मत कंफ्यूज होना कि डिनोवो सिस्टम आने वाला था तो उससे अभी कुछ ये रिलेटेड नहीं है। जब डिनोवो सिस्टम आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, अभी इससे कोई रिलेटेड बात हो नहीं रही है। सो अभी भी 5 डे का सिस्टम रहेगा बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एज पर मी। बट अगर सिस्टम चेंज होता है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अभी 5 डे प्रोसीजर के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इस 5 डे प्रोसीजर में आपके डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल टास्क होते हैं, जिसके बाद आपको चेक किया जाता है, आपको सेलेक्ट किया जाता है एंड फिर आप रिकमेंडेड कहलाते हैं। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो एसएसबी इंटरव्यू में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं जिनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और प्रिपेयर होकर जाएं फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, तो एसएसबी इंटरव्यू एनडीए रिटर्न के बाद होता है। जो कैंडिडेट्स एनडीए रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनको एसएसबी कॉल लेटर आती है। अब अगर आपने आर्मी चूज कर रखा है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में तो आपको एसएसबी का कॉल लेटर आएगा जिसका फुल फॉर्म है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। आपने अगर एयरफोर्स चुन रखी है तो आपको एएफएसबी का कॉल लेटर आएगा, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एंड अगर आपने नेवी चुन रखी है तो आपको एनएसबी का कॉल लेटर आएगा, नेवल सिलेक्शन बोर्ड। इनके अलग अलग सेंटर्स हैं अलग अलग प्लेसेस में और आपको रैंडम प्लेसेस में बुलाया जाता है। मतलब आपको एक रैंडमाइज सिस्टम होता है, उसमें आपको एक कोई भी सेंटर दिया जाएगा और आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी होती है फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। डेट भी लिमिटेड ही होती हैं। आप जो क्वालिफाई कर लेते हैं उसके आधे 1 महीने बाद आपको डेट्स दी जाती हैं, डेट अलॉटमेंट, और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। बाद में आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग फुल एसएसबी प्रोसीजर के बारे में। देखो, एसएसबी इंटरव्यू इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू से कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसका सिस्टम ही इतना अच्छा है, सिलेक्शन सिस्टम, कि यहाँ पे आपकी हर क्वालिटी चेक हो जाती है। जनरली आपने सुना होगा कि एसएसबी में आपके अंदर 15 OLQs होने चाहिए। 15 OLQs आपको रटने नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 15 OLQs आपको रट के नहीं जाने, वहाँ आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आपको वहाँ पे एसेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज़। तो आपके अंदर वो 15 OLQs में से कुछ OLQs मिसिंग भी हो सकते हैं, शायद आपके अंदर कुछ OLQs ज़्यादा हों दूसरों से, बट एट दी एंड आपके अंदर डिज़ायर्ड OLQs होने चाहिए और आपको जो कंडीशंस दी जाती हैं आपको वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप जाके रिकमेंड होते हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एसएसबी के प्रोसीजर के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि एसएसबी में 5 डे का प्रोसीजर होता है जिसमें पहले दिन तो आपको स्क्रीनिंग कराई जाती है। अब स्क्रीनिंग क्या होती है,
क्योंकि एसएसबी में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं पहले दिन, उनमें से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को छांटने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर कराया जाता है। इस स्क्रीनिंग प्रोसीजर में सबसे पहले आपको एक OIR टेस्ट कराया जाता है। OIR टेस्ट का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें आपकी लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी चेक करी जाती है। लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए 2 टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चंस कराए जाते हैं और डिजायर्ड टाइम में आपको उनके आंसर करने होते हैं, जिसके हिसाब से आपको रेट किया जाता है ABCD अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से। सो ये पहला टेस्ट होता है आपका स्क्रीनिंग के दौरान। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होता है वो आपका होता है PPNDT। PPNDT का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाती है जो ब्लर्ड होती है, ज़्यादा ब्लर्ड भी नहीं होती, नॉर्मली ब्लर्ड होती है। आपको मतलब नॉर्मल कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, बट आपको जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो दिख जाती हैं और बैकग्राउंड आपको पता लग जाता है। उससे आपको देख के एक स्टोरी बनानी होती है इन 4 मिनट्स और बाद में जाके उसे आपको ग्रुप के साथ नरेट करना पड़ता है। जनरली जो ग्रुप बनता है वो 15 to 20 कैंडिडेट्स का बनता है और अगर आपने नरेशन कर दिया उसके बाद आपको डिस्कशन करना होता है सारे ग्रुप के साथ। जब आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको वापस सीटिंग में बिठा दिया जाता है और उसके बाद आपको रिजल्ट सुनाया जाता है। जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं, स्क्रीन इन का मतलब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं स्क्रीनिंग के बाद, उन्हें 4 दिन और रखा जाता है एसएसबी सेंटर्स में, बाकी सारे कैंडिडेट्स को घर भेज दिया जाता है। सो आफ्टर यू गेट स्क्रीन इन, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद आपको भेज दिया जाता है अपनी लाइंस में। वहाँ पे आपका जो भी गद्दे वद्दे होते हैं, आपको अपना रूम सेट कर, मतलब रूम नहीं होता वहाँ पे, एक मतलब कॉमन रूम होता है सारे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 15 to 20 कैंडिडेट्स के लिए। वहाँ आपको अपना बेड सेट करना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है एंड आपको बता दिया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट की क्या क्या होने वाला है इन सारे 4 दिनों में, जो बचे हुए 4 दिन है। जो सेकंड टेस्ट होता है आपका, जो सेकंड डे में होने वाला होता है आफ्टर स्क्रीनिंग, वो होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके जनरली 4 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, जो हैं TAT, WAT, SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब इनका फुल फॉर्म क्या है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कराया जाता है TAT। TAT होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जैसे आपका PPDT हुआ था जिसमें आपको सिर्फ एक फोटो दिखाई गई थी और आपको उसमें स्टोरी बनानी थी, वैसे ही TAT भी होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, 11 दिखाई जाती हैं और 12th जो होती है वो आपकी ब्लर होती है। तो 11 पिक्चर्स पे आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ आपका 1-3 सेकंड के लिए वो जो पिक्चर होगी वो फ्लैश होगी, उसके बाद आपको 3 मिनट दिए जाएंगे लिखने के लिए। ऐसे ही आपकी 11 पिक्चर्स आपको शो होंगी और 12th जो फोटो होती है वो आपकी ब्लैंक होती है और उसमें आपको अपनी परसेप्शन से कोई भी आपकी इमेजिनेशन है उस पर एक स्टोरी इमेजिन करनी होती है और वो लिखनी होती है वहाँ पे। सो ये आपकी 12 पिक्चर्स में आपको स्टोरी बनानी पड़ती है और आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है ताकि आप कोई स्टोरी छोड़ ना दें। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट हो गया आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT। सेकंड जो टेस्ट होता है आपका होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको 60 वर्ड्स फ्लैश किए जाते हैं स्क्रीन में 15-15 सेकंड्स के इंटरवल में। काफ़ी जल्दी ये 15 सेकंड बीत जाते हैं वहाँ पे जाके, तो आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है। आपको उन वर्ड के बारे में कोई लॉजिकल सेंटेंस सोचना होता है और उसके बाद आपको वहाँ पे लिखना होता है इन 15 सेकंड्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है आपके लिए, ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब फास्ट हो जाता है रिस्पॉन्स। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको इनमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे आपको इसमें परफेक्ट होना है। जो थर्ड आपका टेस्ट होता है वो होता है आपका SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको एक शीट दी जाती है, उसमें आपको 60 SRT दी जाती है। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और उसमें SRTs में आपको जो डिज़ायर्ड टाइम होता है उसमें आपको वो 60 SRT कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 60 SRT करें, आप जितनी भी कर सकते हैं उस डिज़ायर्ड टाइम में उतनी आपको करनी होती है। मैंने जनरली 38 to 40 SRT ही करी थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 60 की 60 कंप्लीट करनी है। बट SRT में आपको जो रिस्पॉन्स हैं वो अच्छे लिखने होते हैं, क्वालिटी के रिस्पॉन्स लिखने पड़ते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, SD। ठीक है, SD में आपको 4 कॉलम होते हैं जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। इससे आपको पता लगता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, और आप क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं अपने अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन में। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करके जानी होती है। और जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं जो SSB में आते हैं वो अपनी SD प्रिपेयर करके लाते हैं घर से, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी होती है।
सो ये टेस्ट होते हैं 4 आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आते हैं जो सेकंड दिन कंडक्ट कराए जाते हैं, और AFSB में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो पहले ही दिन कंडक्ट करा लिए जाते हैं। आफ्टर योर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसा हो सकता है कि आपका सेकंड डे ही पर्सनल इंटरव्यू हो जाए। तो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। पर्सनल इंटरव्यू आपका सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे कभी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास टाइम है तो वो सेकंड दिन ही आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, वरना वो थर्ड फोर्थ दिन आपको कभी भी बुला सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज टाइम शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जो भी पर्सनल इंटरव्यू टाइमिंग्स होती हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, जो लाइंसमैन होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपकी टाइमिंग्स क्या है, आपको कब जाना है, कब रिपोर्ट करना है। आपको वो जगह भी बता देंगे कि आपको क्या करना है। आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है, बट अगर आपको GTO की टाइमिंग में आपको बुलाया जाता है, GTO टेस्ट जो होते हैं आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, उनकी टाइमिंग में अगर आपको जाना होता है अपना इंटरव्यू देने के लिए तो आपको GTO यूनिफॉर्म में ही रिपोर्ट करना पड़ता है। सो पर्सनल इंटरव्यू में जनरली आपको एक रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पे आपके सामने पर्सनल इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और कुछ डिस्टेंस में 2 to 3 मीटर्स की डिस्टेंस में आपकी चेयर रखी होती है और आपको वहाँ बैठ के एक रूम में एक अकेले इंटरव्यूअर और आप ही होते हैं, सिर्फ शांत रूम होता है और वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। वो जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू योर फैमिली, आपने कैसे एजुकेशन लिया, आपका क्या क्या ग्रेड्स रहे, क्या क्या आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कैसा था, आपसे SRT भी पूछी जा सकती है कुछ सिचुएशन दे के। तो ये जनरली नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अलग से सेपरेट वीडियो में पर्सनल इंटरव्यू की। और आपको इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होता है कि अपने बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी आपने किया है अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि यार वहाँ पे रिकॉल करना ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपको इसके बारे में भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो पर्सनल इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होता है बिटवीन द असेसर एंड द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद या फिर अगर जो भी कैंडिडेट जिनका भी इंटरव्यू होना था वो होने के बाद आपको दोबारा लाइन्स में भेज दिया जाता है और आपको थर्ड डे के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जो आपका थर्ड डे और फोर्थ डे होता है वो आपका होता है GTO टास्क। GTO टास्क होते हैं ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर्स के टास्क। जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं वो जो टास्क कराते हैं उन्हें GTO टास्क कहते हैं। और GTO टास्क काफ़ी सारे टास्क होते हैं, ये डिवाइडेड हैं 2 दिन में, थर्ड और फोर्थ डे में डिवाइड होते हैं और दोनों दिन यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं जिसके हिसाब से आपको असेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे टास्क होता है वो आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 टाइप के टॉपिक दिए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आपको GTO होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 2 टॉपिक देंगे वो, और आपको एक चूज़ करना होता है पूरे ग्रुप को। ठीक है, ग्रुप जनरली आपका 10 to 15 कैंडिडेट्स का होता है और उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है एक टॉपिक। फिर सेकंड जो होता है वो अपना खुद के चॉइस का देते हैं GTO, एक ही टॉपिक देते हैं और पहले वाले में 2 टॉपिक देते हैं जिसमें से आपको एक चुनना होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए लेके जाया जाता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है, आपको एक मैप दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको सिचुएशन एक्सप्लेन की जाती है। काफ़ी सारे उसमें चैलेंजेस होते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रेन की पटरी में बॉम्ब लगा दिया है डकॉइट्स ने और बैंक लूटने वाले हैं डकॉइट्स, तो आपका एक ग्रुप होता है और आपको ये सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारी आप चैलेंजेस कैसे सॉल्व करेंगे उस पर डिपेंड करता है आपके GPE का परफॉर्मेंस। ठीक है, GPE में आपको नरेशन नहीं करना होता अपना इंडिविजुअल, आपको सिर्फ अपनी जो शीट दी होती है GPE की उसमें लिखना होता है और बाकी सब आपको डिस्कस करना होता है अपने ग्रुप के साथ और लास्ट में कॉमन आपको कंक्लूजन निकालना होता है। सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद आपको 2 और टास्क कराए जाते हैं जो 2 कॉम्प्रिहेंसिव टास्क होते हैं। इसमें आपका होता है एक PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें आपको सेट ऑफ 4 टास्क होते हैं। आपके सामने ऑब्स्टिकल्स लगाए होंगे, आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिया होगा, सारे ग्रुप को ये टास्क एक साथ करने होते हैं और आगे बढ़ना होता है इन अ डिजायर्ड टाइम। 15 मिनट्स का जनरली टाइम मिलता है आपको 4 टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपके सामने होते हैं 4 टास्क और आपके सामने ऑब्स्टिकल्स भी रखे होंगे और आपको रस्सी, फट्टा और बल्ली पकड़ा देंगे, ये हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं जनरली, और आपको एक लोड दे देंगे जिससे आपको पहुंचाना होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो 4 ऑब्स्टिकल पार करके। सो सेट ऑफ 4 ऑब्स्टिकल होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और ये आगे से और लास्ट तक ये हार्ड होता रहता है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहते हैं क्योंकि इसका प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम इजी टू हार्ड। जो पहला टास्क होता है वो काफ़ी इजी होता है, दिख जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, नॉर्मल ब्रिजिंग से वो सॉल्व हो जाता है, और जो आगे के टास्क होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते रहते हैं। लास्ट वाला टास्क काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उसमें आपको स्ट्रक्चर्स खुद बनाने पड़ सकते हैं। सो ये होता है PGT। सेम सिमिलर टास्क होता है HGT, बस इसमें हाफ जो ग्रुप है उसे हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो शाय कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिल जाए। सो HGT में आपको ग्रुप हाफ में डिवाइड होता है और आपको सिर्फ एक टास्क दिया जाता है,
उन चारों में से, ठीक है। तो उसके बाद आपको कंडक्ट कराया जाता है एचजीटी। एचजीटी भी पीजीटी की तरह ही होता है, बस इसमें आपको ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है और आपको टास्क कराया जाता है। हाफ में आपको मतलब अगर आपके 10 होंगे तो 5 में डिवाइड कर दिया जाएगा। ऑड नंबर और इवन नंबर के हिसाब से भी आपको डिवाइड करा जा सकता है। सो इस तरीके से आपको डिवाइड करा जा सकता है। उसके बाद आपको एक सिंगल टास्क दिया जाएगा जिसमें आपको वो क्लियर करना होगा इन अ रिक्वायर्ड टाइम। सो हाफ ग्रुप टास्क में वो शाय कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए बनाया गया है ये, ताकि वो भी अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बड़ा ग्रुप होने की वजह से ज़्यादा कैंडिडेट्स को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, तो एचजीटी में वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चरेट में आपको 3 मिनट की आपको स्पीच सुनानी पड़ती है इन अ सर्टेन टॉपिक। आपको एक शीट दी जाती है या फिर एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 टॉपिक्स होते हैं और उन 4 टॉपिक्स में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। 1 मिनट का टाइम होता है आपके पास प्रिपरेशन में और आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन भी देना पड़ता है उस टाइम में, और फिर आपको 3 मिनट के लिए आपको एक स्पीच बोलनी पड़ती है ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। और उसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स दिखाई जाती हैं, कैसे आप नरेट करते हैं अपनी चीज़ें और कैसे आपको नॉलेज है उस डिज़ायर्ड टॉपिक के बारे में। सो ये चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाती हैं। सो लेक्चरेट के पहले या लेक्चरेट के बाद डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है एसएसबी की। आपको एक और टास्क कराया जाता है जो एक ग्रुप का टास्क होता है जिसे कहते हैं स्नेक रेस या फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें आपको दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं एसएसबी में उसमें उनके साथ आपको compete करना पड़ता है और कुछ टास्क होते हैं उन्हें आपको पार करना पड़ता है और ग्रुप के साथ पार करना पड़ता है। इसे स्नेक रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि रोप से बना हुआ एक स्नेक होता है आपके पास या फिर बोरियों से बना हुआ एक स्नेक आपको देंगे। बहुत बड़ा सा स्नेक होता है, लंबा सा स्नेक होता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको उसको पकड़ के रखना होता है और उसे पकड़ते हुए उसको साथ ले जाते हुए आपको वो सारे ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं और आपको टाइम बाउंडेशन भी दी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टास्क अगर आप गलत कर देते हैं रेड पेनल्टी में, मतलब रेड लाइन में अगर आप पैर रख देते हैं तो आपको आपका जीटीओ टाइम बाउंडेशन भी देता है और काफ़ी सारी जो होती हैं उन्हें आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं अकॉर्डिंग टू द जीटीओ। सो ये सारे टास्क होते हैं आपके थर्ड डे में। थर्ड डे आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको फोर्थ डे भी जीटीओ टास्क में ही बुलाया जाता है ग्राउंड में। आपकी यूनिफॉर्म होती है वाइट शर्ट एंड वाइट टी शर्ट एंड वाइट ट्राउजर्स या फिर आपके शॉर्ट्स। तो इसमें आपको बुलाया जाता है और उसके बाद आपको और सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स कराए जाते हैं। इसमें आपके यहाँ पे 2 ऑब्स्टिकल होने होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और दूसरी चीज़ होती है आपकी कमांड टास्क। 2 टास्क आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। पहला टास्क जो होता है वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, जो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ये करना होता है। 3 मिनट का उन्हें टाइम दिया जाता है और आपके सामने 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं एक ग्राउंड में और उनके वो कहीं पे भी लगे हो सकते हैं। उनका जो भी एरिया होता है वो बता देते हैं, वो आपको देखने देते हैं और आपको ये रूट डिसाइड करना होता है कैसे आप उन 10 ऑब्स्टिकल को एनकाउंटर करेंगे। 3 मिनट में आपको 10 ऑब्स्टिकल पार करने पड़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 ही करने हैं। अगर आपने पूरे सारे 10 ऑब्स्टिकल कर लिए हैं तो आप उन्हें रिपीट भी कर सकते हैं। इनके नंबर होते हैं 1 to 10। जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल होता है इसका नंबर होता है 1, उसके मार्क्स भी 1 होते हैं और जो 10th ऑब्स्टिकल होता है उसके मार्क्स भी 10 होते हैं। एक कंडीशन होती है कि आपको पूरे सारे टास्क 1 to 10 करने के बाद ही आप दोबारा टास्क रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 करें फिर 10 करें फिर 10 करें, 10 को करते ही रहें, ऐसे आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। पहले आपको पूरे 1 to 10 करने होते हैं, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं, वो भी एक बार। मतलब आपने 10 कर लिया तो आप ऐसा नहीं कि 10 10 10 कर सकते हैं, दोबारा आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 10 फिर दोबारा 10, फिर जितना भी टाइम होता है 3 मिनट में। तो मैक्सिमम 17 देखे हैं मैंने, किसी ने 17 किए थे हमारे एसएसबी बोर्ड में, और उससे ज़्यादा तो मैंने देखे नहीं है। 17 मैक्सिमम आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, और आपको उतने टास्क करने होते हैं। सो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होने के बाद आपका जो लास्ट टास्क कराया जाता है वो होता है आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है, आपको जनरली सिंगल बुलाया जाता है, सिंगल टास्क कराए जाते हैं बाय जीटीओ अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको कमांड टास्क लेवल का दिया जाएगा, और अगर आपका जो आपका परफॉर्मेंस है ओवरऑल जीटीओ टास्क में वो एवरेज रहा है तो आपको एक एवरेज टास्क दिया जाएगा। इसमें काफ़ी सारे टास्क होते हैं जिसमें एक बॉम्ब भी हो सकता है, एक बॉम्ब टाइप का होता है, एक प्रोग्रेशन वाला होता है जैसे आपको पीजीटी में कराया गया था, वैसे आपको टास्क दे सकते हैं। इसमें आपको खुद जाना होता है अकेले, जीटीओ आपका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे वहीं खड़े खड़े, आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछेंगे। ऐसा ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, मतलब जनरल इंटरव्यू होता है, स्मॉल सा, मतलब एक टॉक होता है जीटीओ के साथ। वो पूछेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका, और सारे टास्क में जैसे साइकोलॉजिकल टास्क,
इंटरव्यू कैसा रहा आपका, आपकी फैमिली कहाँ है, फैमिली का रिलेटेड क्वेश्चन, एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। आफ्टर आपका एक छोटा सा वो इंटरव्यू हो जाता है जो जीटीओ लेते हैं, उसके बाद आपको जीटीओ कहते हैं कि अपने 2 कंपेनियंस को बुलाइए जो आपके साथ वर्क करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे इस कमांड टास्क को करने के लिए। उन कंपेनियंस को आपको अपने ग्रुप से ही चुनना पड़ता है। आप किसी को भी रैंडमली बुला सकते हैं, जो भी 2 आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बुला सकते हैं आप, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उन्हें बुला सकते हैं। हाइट का एडवांटेज आप ले सकते हैं, कोई लंबा हो तो उसे आप बुला सकते हैं, कोई हल्का हो उन्हें आप बुला सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको क्रॉस करना होता है तो आपको ज़्यादा हैवी लोग नहीं बुलाने होते। बट आपको अपनी दोस्तों के हिसाब से आप बुला सकते हैं, मतलब कैसे भी रेंडमली आप बुला सकते हैं। 2 आपको कंपेनियन बुलाने पड़ते हैं और उसके बाद आपको वो टास्क करना होता है, ठीक है। सो ये सारे जब सबका हो जाता है तो आपको जो जीटीओ होते हैं वो लास्ट में एंड विश दे देते हैं कि मैंने ये टास्क आपको करा दिए हैं, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब वो अपनी छोटी सी एक स्पीच देते हैं रिगार्डिंग लाइफ की, आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रिकमेंड होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो आपको कैसे मूव ऑन करना चाहिए। सो वो चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आपको दोबारा लाइन्स में भेज दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है अपनी कॉन्फ्रेंस, जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी टाइमिंग्स क्या क्या हैं। तो कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग आपको बता दी जाती है। तो लास्ट डे होता है जो रिजल्ट डे होता है, जिस दिन सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उस दिन कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ आपको वेट करना होता है अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, सारे कैंडिडेट्स को लाइन्स में बिठा दिया जाता है अच्छी यूनिफॉर्म में, फॉर्मल यूनिफॉर्म में, और उन्हें बोला जाता है कि एक एक करके आपको बुलाया जाएगा और आपको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जो भी सारे आपके एसेसर्स होंगे वो बैठे होंगे, और जो बोर्ड है जिसमें आप एसएसबी देने गए हैं उसके जो प्रेसिडेंट है वो भी वहाँ पे बैठे रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं वो बैठे होंगे वहाँ पे, और वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग और परफॉर्मेंस, कैसा रहा आपका स्टे। अगर आपको उनको कोई डाउट है आपके सिलेक्शन के ऊपर तो आपको एसआरटी जो सिचुएशन है वो भी आपको कुछ दे सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, टू चेक कि आप अगर एलिजिबल हैं कि नहीं। जब ये हो जाता है जनरली ये चलता है 1 मिनट तक मैक्सिमम, और जो कैंडिडेट डाउटफुल होते हैं उनका कभी कभी 5-6 मिनट भी चलता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एसआरटी, ठीक है। सो आपका ये जब कंप्लीट हो जाता है पूरा तो आपको सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जनरली जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे आपको बुलाया जाता है और फिर आपको वहाँ पे रिजल्ट सुनाया जाता है, और जो रिकमेंड होते हैं उन्हें आपको प्लस टेस्ट नंबर दिए जाते हैं। इन एसएसबी एएफएसबी में नहीं दिए जाते प्लस टेस्ट नंबर, एनएसबी में भी देते हैं प्लस टेस्ट नंबर। एंड जो रिकमेंड नहीं होते उन्हें बोल दिया जाता है कि आप घर जा सकते हैं, इट वॉज अ गुड स्टे विद यू। बट जो रिकमेंड हो जाते हैं उन्हें फिर मेडिकल फॉर्म के लिए भेज दिया जाता है, फॉर्म फिलिंग के लिए, और फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जनरली ये बात तो होती है कि रिकमेंडेशन के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बट जो नहीं हो पाते वो भी काफ़ी दुखी रहते हैं, और उन्हें बता दिया जाता है कि आप मेहनत करिए और अगली बार आइए एंड यू विल श्योरली गेट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एसएसबी में, एएफएसबी में, एनएसबी में सेम चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है टास्क में। एएफएसबी की अगर मैं बात करूं और एनएसबी की बात करूं तो इनके थोड़े इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में डिफरेंस होता है, और उनका कोड ऑफ कंडक्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस, और सारी चीज़ें सेम होती हैं। जो प्रिपरेशन करनी होती है वो आपको सेम तरीके से करनी होती हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर सारा बता दिया है। अलग अलग डिटेल वीडियोस भी मैं इसके बारे में लेके आऊँगा ताकि आपको डीप पता लग जाए कि आपको इसके में करना क्या है हर टास्क में। मान लो WAT हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए सारे, GTO टास्क हो गए सारे, इनमें आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।